क्वेश्चन का आप आंसर देना शुरू करो। लोग अभी आ जाते हैं। 35-year-old man with crush injury and fracture tibia fibula. No other associated injury. Surgeon wants to do fracture. Surgeon want to do surgery for this fracture. What are your anesthesia concerns? सर इसमें हमारे एनेस्थीसिया कंसर्न अकॉर्डिंग टू एज, इंजरी और सर्जरी के होंगे सर। हिस्ट्री एग्जामिनेशन को रूल आउट करते हुए पेशेंट की कॉन्शियस लेवल देखेंगे और हेमोडायनामिक स्टेबिलिटी देखेंगे और कोई और अदर उसकी ऑलरेडी कोमॉर्बिड है वो देखेंगे इफ एनी। उसके बाद सर हम इसको जो है ना क्रश इंजरी है तो इसके जो लेवल्स हैं हमने पोटाशियम वगैरह के देखने हैं सर, वो देखेंगे। हाइपरक्लीमिया यहाँ सॉरी सर इससे पहले ये बताना है कि ये इंजरी हुई कब है, मतलब ड्यूरेशन ऑफ ट्रॉमा, तो ये इसमें मेंशन नहीं था ना सर। तो उसके मुताबिक फिर वो है कि जनाब कितना कुछ हम मतलब कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा सकते हैं और नहीं जा सकते सर। एक दूसरा सर इसमें हम देखेंगे कि अच्छा, क्रश इंजरी के अंदर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या होता है? क्रश इंजरी होती क्या है? सर क्रश इंजरी के अंदर जो सीक्वेंस है, सबसे पहले तो सर हेमोडायनामिक अनस्टेबिलिटी होती है सर। क्रश इंजरी में पहले हेमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी होती है या और भी कुछ होता है? सर ब्लीडिंग सर मोस्ट कॉमन क्रश। ओके, और फिर पेन है और क्रश इंजरी में जो एरिया सर जहाँ पे इंजरी हुई है उसकी अच्छा, वहां से होता क्या है? वहां पर होता क्या है? उस जगह पे क्रश इंजरी हो गई वहां पर, तो अब होगा क्या? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? रेब्डोमायोलाइसिस की बात कर रहे हैं। जी रेब्डोमायोलाइसिस की बात कर रहा हूँ। रेब्डोमायोलाइसिस होगा तो क्या होगा? रेब्डोमायोलाइसिस से क्या होगा? सर पोटेशियम अच्छा बैलेंस होगा सर। एक तो पोटेशियम हो गया, और सर एसिडोसिस होगा सर। और सर एम्बोलिज्म की चांस ज्यादा होंगे सर। और सर यही चीजें हैं जो माइंड में आ रही थी कि मतलब क्या है। देखो, जब रेब्डोमायोलाइसिस होगा तो कौन सी चीज ब्लड में शामिल होती है? उसको क्या कहते हैं? मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन सर। ठीक है, तो मायोग्लोबिन होगा। वो मायोग्लोबिन जाके किडनीज को डैमेज करेंगी और उससे एआरएफ हो सकता है। ठीक है, राइट। और एट द सेम टाइम जब मसल डैमेज हो रहा है तो जो कहते हैं ना, सेल्स आर बैग ऑफ पोटेशियम। ठीक है, राइट सर। तो पोटेशियम होगा तो साथ वहां पर एनारोबिक, अगर अच्छा इसी के साथ एसोसिएटेड जब भी इस तरह की होगी सिचुएशन तो उसके अंदर कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम की वजह से वहां का वेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये इसके अंदर। अच्छा, रेब्डोमायोलाइसिस को अगर हम थोड़ा सा अटेंड करें तो रेब्डोमायोलाइसिस के अंदर क्या क्या टेस्ट करवाए जाते हैं? सर एक तो ये मायोग्लोबिन करवाएंगे और फिर हम पोटेशियम करवाएंगे और रीनल के जो आरएफटीज हैं वो करवाएंगे, यूरिन कंप्लीट करवाएंगे सर। और इंजरी। अच्छा, मसल्स के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं? और मसल्स की अगर प्रॉब्लम हो आप इसमें एबीजीज का नाम ले लेना। नहीं सर, मसल के लिए तो सर ये सीके हम करवाते हैं ना सर। हाँ, तो ये मसल्स की प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप मसल्स के बारे में बताएंगे ना। साथ आप एबीजीज बोल दें, आप ईसीजी बोल दें। जब ये एबीजीज, अब जब भी पोटेशियम बढ़ेगा तो एबीजीज, सॉरी क्या नाम है उसका, आप एबीजीज के जरिए फौरी तौर पे देख सकते हैं, आप ईसीजी करवा देंगे। ठीक है, और उसके बाद आप यूरिन डिपस्टिक बता दें। ठीक है, और मतलब आप यूरिन कंप्लीट भेज देंगे। ठीक है जी सर, उसमें देखेंगे मैं
अच्छा एक पेशेंट है, जैसे ये अपने, क्योंकि मैं ये तोड़ के इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं। जी जी सर, जरूर जरूर। इसके अंदर इस पेशेंट के अंदर आप AKI को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे? सर सबसे पहले उसका यूरिन आउटपुट मॉनिटर करेंगे सर, फोलिस डाल देंगे। ताकि हमें पता हो। जी सर, फोलियो डाल देंगे। और उसके अलावा सर इसकी जो लेवल है यूरिया क्रिएटिनिन वो करवाएंगे। यार और एक सेकंड, एक सेकंड, वो तो आपने इन्वेस्टिगेशन में बता दिया ना। अब आपने मैनेजमेंट बता दी कि आप एक पेशेंट, अभी तो नहीं हुआ। देखो ये थोड़ी होगा कि उधर क्रश इंजरी हुई है, उधर हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते किडनीज फेल हो गए, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया, ऐसा होगा? नहीं सर, नहीं होगा ना। तो अब आप, लेकिन आपको ये पता लग गया कि ये क्रश इंजरी है, तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपने एक तो फोलिस डाल दिया, और उससे उसके अलावा आप क्या करेंगे? इसके अलावा सर इसमें जैसे हम मतलब CKMB वगैरह ये ड्रीव होते हैं, तो उसमें हम ये आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि क्या कोई टेस्ट करवाने से बीमारी ट्रीट होती है नहीं सर, या बीमारी प्रिवेंट होती है? कोई भी पेशेंट जिसमें नहीं। किडनी फेल होने के चांसेस होंगे, तो आप फ्लूइड देंगे ना ज्यादा। जब आप फ्लूइड देंगे जी सर। फ्लूइड देंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा ये कह देंगे, आप आर्टीरियल लाइन डाल देंगे, CVP डाल देंगे, और आप उसको वॉल्यूम का बोलस देंगे। आप वॉल्यूम स्टेटस को अच्छा रखेंगे, आप उसकी यूरिन आउटपुट जो है वो ज्यादा टारगेट करेंगे। ठीक है। ठीक ठीक। अच्छा इसके अंदर फ्लूइड कौन सा देंगे, नॉर्मल सेलाइन देंगे या रिंगर देंगे? सर नॉर्मल स्टाइन ऐड करेंगे। रिंगर देने में क्या मसला है? सर उसमें फिर दोबारा हुई एसिडोसिस और फिर पोटाशियम हम दे रहे हैं, हाँ। तो वो हाइपरकैलेमिया और ये चीजें काज करेंगी लैक्टिक एसिडोसिस। अच्छा नॉर्मल सेलाइन के अलावा कोई फ्लूइड है जो आप दे सकते हैं? सर डेक्सट्रोज सर। ठीक है, डेक्सट्रोज। और सर ये जो उसमें है, क्या नाम है इसका, हिमाचल वगैरह सर इसमें दे सकते हैं हम? बिल्कुल दे सकते हैं। अब मतलब प्रॉब्लम और कौन कौन से ऑप्शन होंगे? एक प्लाज्मा लाइट होता है जिसके अंदर पोटेशियम नहीं होता, सॉरी जिसके अंदर लैक्टेट नहीं हो सकता, लैक्टेट नहीं होता, बैलेंस्ड होता है, वो आप दे सकते हैं। लेकिन नॉर्मल सलाइन देंगे, आप मॉनिटर करेंगे पोटेशियम लेवल्स को। अच्छा जब पोटेशियम ज्यादा होता है तो उसके साथ कौन सी प्रॉब्लम और ज्यादा होती है? पोटेशियम के साथ एक और होम्योस्टैटिक प्रॉब्लम चेंज होती है, वो क्या होती है? सर रिदमिया फिर काज होते हैं। नहीं नहीं, ये तो उसकी वो है ना, आपकी जो एविडेंट होगा जिस चीज से पोटेशियम के साथ, पोटेशियम का डोज कौन सा होता है? जब भी पोटेशियम होगा सर। नहीं, जब भी पोटेशियम बढ़ता है तो एक और चीज बढ़ जाती है। के साथ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाँ जी, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आर फ्रेंड्स। तो व्हेनेवर पोटेशियम विल इंक्रीज, हाइड्रोजन विल इंक्रीज। ठीक है। ठीक ठीक। तो एसिडोसिस होगा, तो एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए आप क्या दे सकते हैं? सर पीएच जब कम है तो पीएच को सर बढ़ाना है, तो उसके लिए फिर एक तो क्या देंगे सर? देखो नहीं हो रहा सर। देखो एक याद रखो बात। अभी मैं मेहर से मैंने बात की थी, जाहिद से मैंने बात की थी, ठीक है। अतीक भाई से रब्ता नहीं हो सका था। तो मैं बता, चक्कर ये होता है कि आप लोग जब 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 किताब के अंदर घुसेंगे ना, तो किताब आपको इतना बेइज्जत कराएगी, इतना बेइज्जत कराएगी कि जिसकी कोई हद नहीं। अब ये मेरी एक बात सुन के लोग मेरे खिलाफ डंडा पकड़ के खड़े हो जाएंगे कि आप अजीब आदमी, आप हमें किताब से दूर कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि किताबें हेल्प के लिए होती हैं। आप लोग क्लास 5 में होते हैं ना, छोटे बच्चे, उन बेचारों की दुनिया जो है वो किताबों के अंदर ही गुजरती है, तो वहां पर तो किताब बहुत अच्छी है। अब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन इज नॉट मामा जी का घर, समझ आई? तबीयत साफ हुई है वाइवा दे के? नो डाउट सर। तो जी, तो अब ये मैसेज लोगों को जो है वो
जब तक ये बात समझ नहीं आएगी कि जब तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको सीपीएसपी वाले डिग्री नहीं देंगे। सीपीएसपी चाहे जितना भी वीक हो ट्रेनिंग में, सीपीएसपी के एग्जाम के अंदर ना 99% चांसेस है कि कोई बंदा पढ़ के तो फेल हो सकता है, कोई बंदा ना पढ़ के पास नहीं हो सकता। समझ आई? इतनी ज्यादा वो देसी जबान में इतनी ज्यादा खिड़कियां हैं कि किसी एक खिड़की में तो आप फंसेंगे। समझ आई? बिल्कुल ऐसा ये मुमकिन नहीं है कि कोई बंदा बिल्कुल जीरो कॉन्सेप्ट के साथ एफसीपीएस पास कर ले, एमसीपीएस पास कर ले। तो एक तो पहले ये मैं आप सब लोगों को जो ये बात मेरी सुन रहे हैं, खुदा के लिए किताबों से बाहर है। जब किताबों के सफ़ों से आप बाहर निकलेंगे तो आपको पता लगेगा कि दुनिया कितनी आसान है। जब आप अपनी अकल को इस्तेमाल करेंगे कि यार ये अपनी अकल और कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक तो रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, आपको चीज़ें खुद से समझ आनी शुरू हो जाएंगी। अभी प्रॉब्लम ये होता है कि जब कोई सवाल पूछते हैं ना तो आप लोगों का कंप्यूटर चलता है, कहता है कि मॉर्गन के कौन से नंबर सफ़े से सवाल पूछा गया है। जब आप मॉर्गन का सफ़ा नंबर याद करेंगे तो आपकी तबीयत साफ हो जाएगी, क्योंकि वो तो बेवफा हसीना है, वो तो कभी भी नहीं साथ देगी आपका। वो तो वहां जाके आपको जलील करेगी जहां पे आपको पानी भी नहीं मिलेगा। ठीक है? तो भाई पोटेशियम जब भी बढ़ेगा तो उसके साथ हाइड्रोजन बढ़ेगा, जब हाइड्रोजन बढ़ेगा तो एसिडोसिस होगा। तो एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए या तो आपको फ्लूइड स्टेटस को मेंटेन करना पड़ेगा, या यहाँ पर जब ऐसी सिचुएशन होगी तो आपको बाइकार्ब देना पड़ेगा। ठीक है? राइट। तो आपको आपके मतलब दिमाग के वही थ्योरी है सेम जो हम मेन नहीं एक मिनट, वो जो है ना, जब एसिडोसिस फॉर एनी गुड रीजन होगा ना तो वो बताएगा आपको कि नहीं ये तो ना इंसुलिन वाला जो एसिडोसिस होता है वो दूसरा होता है, तो यहाँ पर कोई और एसिडोसिस है। वो जो और मतलब ये थोड़ी है कि वो एसिडोसिस की मैनेजमेंट तो वही है, या आपने सर्कुलेशन इंप्रूव करनी है या आपने एसिडोसिस के जो इफेक्ट्स हैं उनको टैकल करना है। अगर पोटेशियम को साथ साथ आप दोनों कर रहे हैं तो आप दोनों को एक साथ ट्रीट कर रहे हैं। आप साथ कैल्शियम दे रहे हैं ताकि हार्ट जो है मजबूत हो। आप कोई भी पोटेशियम कंटेनिंग फ्लूइड्स नहीं दे रहे, आप डाइट के अंदर पोटेशियम नहीं दे रहे, आप पोटेशियम को चिलेट करने के एजेंट दे रहे हैं ओरली ताकि वो पोटेशियम एब्जॉर्ब ना हो। आप किडनीज को डंडे मार के आप डायूरेटिक्स दे के आप पोटेशियम को निकाल रहे हैं, ये किया जाता है ना। या आप कैल्शियम क्लोराइड दे के हार्ट को मजबूत कर रहे हैं, अपना डिफेंस मजबूत किया, किडनीज को डंडे मारे के निकालो पोटेशियम बाहर, मैनिटॉल दिया, यूरिन आउटपुट इंप्रूव किया, डायूरेटिक्स दिए, गट से आपने एब्जॉर्प्शन को कम किया, पोटेशियम कंटेनिंग फ्लूइड्स बंद किए, और आपने अंदर दरवाजे के अंदर डंप करना शुरू कर दिया। दरवाजे के अंदर डंप करने के लिए आपने बीटा 2 एगोनिस्ट दिया, आपने इंसुलिन दिया ताकि इंसुलिन और बीटा 2 एगोनिस्ट जो है वो पोटेशियम को सेल के अंदर भेज दें। ये मैनेजमेंट है, इतनी सी बात है। राइट। अब क्या और कंडीशन के अंदर हाइपरकैलेमिया होगा तो उसकी मैनेजमेंट डिफरेंट होगी, और मॉर्गन के सफा नंबर 75 की को कहीं और मेंशन करना होगा। ठीक है? अच्छा, यहीं पर अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू स्ट्रेटिफाई, हाउ विल यू लेबल द रीनल फेलियर। अब आपको रीनल फेलियर को वहां पर एक्यूट रीनल फेलियर अगर हो सकता है तो एक्यूट रीनल फेलियर, एक तो बात ये कि ये कौन सा होगा और इसको आप कैसे कहेंगे कि किस कैटेगरी में है ये। सर इसमें हमें ये देखिए ना कि पेशेंट का जो आउटपुट है वो कितना आ रहा है, पहले कोई इंजरी तो नहीं थी, एक तो ये हमें देखना है इसमें, और दूसरा ये जो है सर हम एक्यूट इंजरी इसको कहेंगे सर। नहीं, एक्यूट इंजरी नहीं, ये प्री रीनल फेलियर है, रीनल फेलियर है, पोस्ट रीनल फेलियर। 3 टाइप होती है सर उसकी, रीनल, प्री, ये कौन सा है सर? प्री रीनल, ये प्री रीनल हो गया ना सर। प्री रीनल रीनल तो है नहीं ना सर, है प्री रीनल सर। सोच ले, किडनीज के टिब्यूल्स डैमेज हो रहे हैं तो ये प्री रीनल होगा या रीनल होगा? सर डैमेज की वजह डैमेज है तो सर ये वो होगा सर, रीनल है, और ये और जो अगर प्री रीनल है वो डिहाइड्रेशन की वजह से होता है मेनली सर। मुझे नहीं पता, आप बताएं सर। इसमें भी तो दोनों रीजन है सर। आई एम सॉरी, रीनल हाइपोवोलेमिया भी है सर इसमें। हाइपोवोलेमिया कैसे है?
मतलब ब्लड लॉस है तो सर हाइपोवोलेमिया भी तो है ना सर इसमें। ब्लड और लॉस दूसरा तो ये तो देखिए, मेरी एक बात सुने, आप लोगों ने क्यों ये इमेजिन कर लिया है कि एक यंग 35 साल का बंदा है तो उसको 1 लीटर ब्लड लॉस भी अगर अगर ओपन फ्रैक्चर नहीं है, 1 लीटर ब्लड लॉस से वो हाइपोवोलेमिक हो जाएगा? सर मतलब टीबीए फैबुला का अगर ओपन फ्रैक्चर है तो ओके। 1 लीटर से ज्यादा ही लॉस है ना मेरे ख्याल में। मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रहा, दोनों सर इसमें दोनों एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। सर इसके अंदर रीनल इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है और आपकी बात ठीक है कि इसमें प्री रीनल भी हो सकता है, ठीक है। ठीक इसमें प्री रीनल भी हो सकता है और इसमें रीनल भी। मतलब मैं आपसे सिर्फ पॉइंट आउट ये करना चाह रहा हूँ कि जो रैप्टोमाइलाइसिस की वजह से जो ट्यूब्यूल डैमेज हो रहे हैं जी। वो रीनल फेलियर है, ठीक है। और जो रीनल फेलियर को कैटेगराइज किस तरह करते हैं, कैटेगराइज एक्यूट रीनल फेलियर को कैसे? जी सर राइफल क्राइटेरिया के तहत। राइफल क्राइटेरिया, ठीक है। रिस्क, इंजरी, फेलियर, लॉस एंड स्टेज, ठीक है। तो ये वहां पर आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर वो आपसे नहीं भी पूछे तो आप उसको ये बताएंगे कि यू विल स्ट्रेटिफाई रीनल फेलियर अकॉर्डिंग टू राइफल क्राइटेरिया, या और कौन सा होता है? सर कडिगो है और इसके अलावा आइकन है। सेकंड है, ठीक है। तो आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्राइटेरिया भूल जाए, अगर आपको भूल जाता है, आपको ये मैं कहता हूँ ये भी भूल गया है कि राइफल क्राइटेरिया के नंबर क्या है, तो आप उस वक्त इतना बता दें कि ड्यूरेशन, यूरिन आउटपुट, क्रेटिनिन लेवल, उसकी बेस पे हम देखते हैं कि ये किस लेवल का है। अगर उसी हिसाब से हम उसको कहेंगे कि या वो रिस्क है, या वो इंजरी है, या वो फेलियर है, या वो लॉस है, या वो एंड स्टेज है, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू के अंदर ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर वो सबसे सेंसिटिव पूछेंगे कि सेंसिटिव कौन सा है, सबसे सेंसिटिव कौन सा होगा इसमें रैप्टोमाइलाइसिस में? सर क्रिएटिनिन क्लियरेंस। मुझे बताएं कि अगर एमआई होता है तो उसके अंदर कौन से एंजाइम्स जो होते हैं वो होते हैं? तो ड्रॉप आई होता है, और केएमबी होता है सर उसमें। तो यहाँ पर कौन सा होगा? सीकेएमबी होगा? नहीं सर। सर सीपीके। सीपीके तो है वो, जो है वो सीकेएमएम होगा ये, ठीक है ना। वहां पे सीकेएमबी होता है, यहाँ पे सीकेएमएम है, ठीक है। मसल के लिए हम एमएम करेंगे, एमएम करेंगे, क्रेटिनिन काइनेज, ठीक है। और उसके अलावा जो यूरिन के अंदर और ब्लड के अंदर मायोग्लोबिन, ठीक है। सीरम के अंदर भी होगा, ब्लड के अंदर भी होगा। तो ये ब्रेन के अंदर जो होता है। हाँ शायद, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन बहरहाल ये है कि यूरिन डिपस्टिक से भी आप करेंगे एसिडोसिस। इसके अंदर हाई एनाइन गैप होगा या नॉर्मल आयनाइन गैप होगा? सर हाई एनाइन गैप होगा सर। हाई, हाँ। जी, ये वीवो कोई सवाल पूछना चाहते हैं? ये वीवो कौन है? ये वीवो ने हाथ खड़ा किया हुआ है, ये कोई सवाल पूछना चाहते हैं? ये प्लीज अपना माइक म्यूट कर ले। जी ठीक है, समझ आ रही है बात? जी सर। अच्छा, मैनिटॉल क्या होता है? सर ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है। क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? अच्छा, आप किसी और को अब कुछ सवाल किसी और को जवाब देने दे। और वाइवेक वाला कौन है? कोई भी जवाब देना चाहता है हैंड रेस करे। अतीक भाई बताएं। जी सर। मैनिटॉल का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है? सर मैनिटॉल जो है ना सर आपका ये आपका हाइपरऑस्मोटिक डायलिसिस है। इसमें सर ये जो प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल पे एक्ट करता होता है और उसको ना
अपने साथ ये इसको लेके जाता होता है सोल्यूट वगैरह को, जस्ट टू मतलब फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है सर। इन 0.5 to 1 ग्राम उसका वो है, डोज है। अच्छा, आपने ब्लड में दिया, ब्लड में जाके इसने क्या किया? इसने सर जाके ना ये बाकी चीजों को ऑस्मोसिस करता है सर। देखें ये हाइपर ऑस्मोलर है ना, तो ये अपने साथ पानी को आप इसको जो देते हैं सेरेब्रल एडिमा में भी, वो क्यों देते हैं? वो ब्लड में आया, ब्लड में उसने तबाही मचा दी, वो यारों का यार, उसने सेल्स में से पानी को खींचना शुरू कर दिया। ठीक है, सेल्स में से उसने पानी को खींचा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाया, इसीलिए अगर आप एक्यूट दें तो इससे एक्यूट पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। अगर आप इसको फास्ट दें और एक पेशेंट जिसके अंदर लिमिटेड कार्डिक रिजर्व है, तो उसके अंदर रीनल फेलियर हो सकता है, सॉरी पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। ठीक है, तो ये पहले ब्लड के अंदर वॉल्यूम बढ़ाता है इनिशियली, फिर ये दोस्तों को लेके चला गया और किडनीज में जाके इसने वहां पे खुद भी निकला, पानी को भी निकाला और बाहर चला गया। और इसको एज फ्री रेडिकल स्केवेंजर भी इसको कहते हैं। ठीक है, हाँ सर। जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स होते हैं ये इनको अपने साथ लेके जाता है। ठीक है, तो इनिशियली इससे हाइपरवोलेमिया होगा और अल्टीमेटली इससे हाइपोवोलेमिया हो सकता है। ठीक है, और इसकी जो डोज है वो आपको 1 ग्राम। अच्छा, इसके अलावा किडनीज को डैमेज के लिए एक और दवाई और इस्तेमाल होती है, वो क्या है सर? वो है आपका सर एक तो सर वो है जो जिसके लो डोज में देते होते हैं सर, मेरे जहन से भूला हुआ था इसका। अच्छा, एक होती है, चले मैं हिंट देता हूँ, सर डोपामीन और फेनोल्डोपाम। फेनोल्डोपाम सर, सॉरी। हाँ नहीं, इसके अलावा एक और दवाई होती है कि जो है ना क्या नाम है इसका, लंग्स में भी ओरल भी दी जाती है वो। अच्छा, उसको पैरास्टामोल पॉइजनिंग में भी देते हैं, उसको कंट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी में भी देते हैं। ये सर में साशे सर एसिटाइलसिस्टीन, म्यूकोलेटर सर। जी जी, एसिटाइलसिस्टीन, एन एसिटाइलसिस्टीन। ठीक है, तो एन एसिटाइलसिस्टीन भी यूज किया जाता है। प्लस आपने ये इसीलिए हमने दे दिया ना, आर्टीरियल लाइन डाल दी हमने, आर्टीरियल लाइन डाल के और सीवीपी डाल के हम उसको मॉनिटर करेंगे। ये बात हो रही है रैप्डोमाइलाइसिस की, या रैप्डोमाइलाइसिस के बाद जो आपने मैनेजमेंट करनी है उसके लिए। ठीक है, और क्रश इंजरी के अंदर भी अगर जरूरत होगी तो हो सकता है कि आपको अगर वो फ्रैक्चर ना भी हो, लेकिन सिर्फ क्रश इंजरी हो, तो क्रश इंजरी के अंदर आपको जाहिर बात है इट विल बी अ सर्जिकल डिसीजन, लेकिन हो सकता है अगर कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो रहा हो तो आपको फिशियोटमी वगैरह करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं क्रश इंजरी, रैप्डोमाइलाइसिस। ठीक है, और जो है, अच्छा मुझे एक बात बताएं कि कोई नॉन क्रश रीजन भी हो सकती है रैप्डोमाइलाइसिस? इंजरी हो सकती, किसी ने घर में मारा हुआ पेशेंट को या जो भी हो, इसकी वो भी कंडीशन है। इसके अलावा सर प्रोपोफॉल इन्फ्यूजन सिंड्रोम में भी हो सकता है। नहीं, उसमें रैप्डोमाइलाइसिस होता है? सर बिल्कुल होता है सर, प्रोपोफॉल अच्छा, इन्फ्यूजन और सिंड्रोम। उसके अलावा? इसके अलावा सर कोई टॉक्सिन है? अब आप सोचे जरा, अपने दिमाग को एक्टिवेट करें। सर स्नेक बाइट। अच्छा, हो गया, ठीक है, स्नेक बाइट हो गया। और टेटनस इन्फेक्शन। चलें, ठीक है, उससे जो हमारे इम्तहानों में बहुत सवाल पूछा जाता है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया सर। वेरी गुड। थायरोटॉक्सिकोसिस में भी हो सकता है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में भी हो सकता है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हाइपरथर्मिया में हो सकता है। ठीक है, और एक और जो हमारे मुल्क में अवेलेबल ही नहीं होती चीज, हमारे मुल्क पे अवेलेबल ही चीज नहीं है, तो टॉक्सिन हो गया, क्रश हो गया, ये सारी चीजें हो गई। एक और चीज होती है जिसके अंदर मसल डैमेज हो जाता है बहुत ज्यादा। सर बर्न्स हैं, और बर्न्स स्पेशली सर,
इसके बंद भी अलावा होना सर सर सेक्स देने से भी होता है अगर जो हमारे मुल्क में अक्सर औकात 20 घंटे नहीं होती। इलेक्ट्रिकल बर्न सर, इलेक्ट्रिकल शुक्रिया। उसको इलेक्ट्रिकल बर्न नहीं कहें आप, इलेक्ट्रोक्यूशन कहेंगे ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा रैप्डोमाइलाइसिस का टॉपिक भी इसका साथ फी सबीलिल्लाह हो गया। हीट स्ट्रोक सेप्सिस में भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा सर, एक मैंने इसका एक एमसीक्यू है, अगर कोई एमसीक्यू वाले सुन रहे हो इसका सर, जहाँ पे मतलब एक कॉमन सी चीज बता रहा हूँ, कि जहाँ पे वाटर आए ना, फ्लूड आए, तो मन जवाब फ्लूड होता है सर। अभी तक जो मैंने पिछली मर्तबा किया था, अगर जब भी जो मतलब एमसीक्यू आए उसमें फ्लूड का हो, रैप्डोमाइलोसिस हो, चाहे कोई और हो, तो उसमें आपने नॉर्मल सलाइन या फ्लूड देना है, तो वो जवाब होगा इसका सर। हाँ देखिए, बेसिकली इसमें आपने परफ्यूजन अच्छी रखनी है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है, और जो है यूरिन आउटपुट कम करना है, लेकिन सबसे पहले तो आप फ्लूइड देंगे ना। हाँ और सर, फ्लूड ये 3 ml पर केजी आपने रखना है सर, जी 3 ml पर केजी। हाँ जी, ठीक है। तो ये क्योंकि ये जो सिनेरियो था ना, इसके अंदर जो जिन लोगों ने आंसर दिया था, जो हम लोगों ने ये मैंने सिनेरियो आप बाकी लोगों को नहीं भेजा था, वाइवे जो लोग हैं उनको मैंने भेजा था कि एक पेशेंट को क्रश इंजरी हो गई है और साथ उसको टिबिया फिबुला का फ्रैक्चर भी है। ठीक है ना, तो ये टिबिया फिबुला के फ्रैक्चर के साथ ये क्रश इंजरी का मिक्सचर होने में थोड़ा सा ये लंबा हो गया। प्रैक्टिस के लिए आमतौर पे एग्जाम के अंदर वो इस तरह का सिनेरियो दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। ठीक है, तो आपको लेकिन दिमाग में होना चाहिए क्रश इंजरी। अब आपको क्रश इंजरी नहीं भूलनी चाहिए। क्रश इंजरी हुई, रैप्डोमाइलाइसिस हुआ, मायोग्लोबिन हुआ, किडनीज को डैमेज कर दिया, बैग्स ऑफ पोटेशियम है, सेल डैमेज हुआ, पोटेशियम लेवल बढ़ा, एसिडोसिस हुआ। एसिडोसिस को आपने करेक्ट करना है, आपने ईसीजी देखनी है, आपने उसका वॉल्यूम स्टेटस रखना है, आपने उसको मैनिटॉल, डायूरेटिक्स, और अगर सब कुछ भी फेल हो जाए तो फिर क्या करने की जरूरत पड़ेगी? डायलिसिस। डायलिसिस, या ज्यादा बेहतर कुछ और आंसर होगा इसका? ठीक है, ये भी आंसर ठीक है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। जी, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, क्योंकि डायलिसिस में और इसमें क्या फर्क होता है? सर डायलिसिस जो है ना, उसमें आपका वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, और नहीं 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 वो नहीं, जो है, मतलब इसके अंदर ज्यादा इफेक्टिव डायलिसिस होगा या ज्यादा इफेक्टिव रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी होगी? सर डायलिसिस होगा सर, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस होगा या रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी होगी? सोच लें। ये का सर, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी इज अ गुड वर्ड सर, और लेकिन अगर सीआरटी का है तो इसके अगर मुकाबले में आपसे आपके लिए ये आंसर है कि वाइवे में है कि वी विल बी डिस्कसिंग विद द नेफ्रोलॉजिस्ट एंड वी अच्छा विल बी ठीक। फॉलोइंग हिज ओपिनियन। ये जो है ना, ये आप अपनी अप्रोच बदलें। हर के अंदर हर सवाल में कोशिश करेंगे किसी एक स्पेशलिटी को अपने साथ इन्वॉल्व करें। ठीक है, अच्छा, तो इसके अंदर जो है वो, अगर कोई बेसिकली जो इसके अंदर कैच है वो ये ज़हन में रखें कि इमीडिएटली अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो स्पाइनल एपिड्यूरल लगाने में कोई हर्ज नहीं है। स्पाइनल आप लगा सकते, स्पाइनल में ये केस करवा सकते हैं। ये इमरजेंसी सर्जरी के अंदर स्पाइनल का ज़्यादा बेहतर रोल होगा। रिस्क ऑफ एस्पिरेशन है उसके अंदर। पोटेशियम लेवल अगर आप सस्पेक्ट भी कर रहे हैं ज़्यादा, तो पोटेशियम लेवल ज़्यादा होने की वजह से तो रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन में प्रॉब्लम होगी सक्सामेथोनियम से, तो आप वहाँ पर रैपिड मॉडिफाइड रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन का जिक्र कर सकते हैं। ठीक है ना, और वाइवेक वालों के लिए तो ये आसान है आंसर, रिस्क वर्सेस बेनिफिट रूल। इफ देयर इज एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ स्पाइनल देन वी विल गो फॉर जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया के अंदर आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करेंगे कि जिससे जो है वो पोटेशियम लेवल बढ़े। अब आपके पास प्रॉब्लम होगी, अगर आपके पास सुगामेडेक्स है और रोक्रोनियम है तो मॉडिफाइड रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन ज़्यादा बेहतर चॉइस है। ठीक है, आप अगर उसके अंदर कोई कोएगुलोपैथी नहीं है तो दैट इज बेटर चॉइस टू गिव स्पाइनल। उसके अंदर क्या नाम है, एस्पिरेशन का रिस्क नहीं है, उसके अंदर जो है वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स ब्लंट होगा, उसकी वजह से एम्बोलिज्म का रिस्क कम हो जाएगा, और जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव पेन भी रिलीफ हो सकती है। ठीक है ना, तो ये इस तरह का आप आंसर करें। ठीक है,
कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है? जी हसाम। सर ये क्या डिफरेंस है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी और डायलिसिस का? अतीक भाई बताएं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड डायलिसिस? सर renal replacement therapy or dialysis is a part of renal replacement therapy, or renal replacement therapy is a collective term for dialysis and CRRT. अच्छा, इन दोनों के मैकेनिज्म में क्या फर्क होता है? इसमें सर जो डायलिसिस में आपका होता है ऑस्मोसिस होता है और ऑस्मोटिक से होता है सर, और ऑस्मोटिक प्रोसेस से होता है, और दूसरे वाले CRRT में कन्वेक्शन प्रोसेस से होता है। उसको क्या कहते हैं? उसको CRRT कहते हैं सर। नहीं नहीं नहीं, उसको सॉल्वेंट ड्रैग कहते हैं जो आप बता रहे हैं ना। देखिए बेसिकली जो आप Solvent बताना चाह रहे हैं ना, ये आप इसको ज्यादा बेहतर तौर पे इसको डिफरेंशिएट इस तरह करते हैं कि एक हीमोडायलिसिस होता है, एक हीमोफिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। जो हीमोफिल्ट्रेशन होता है ना, उसमें सॉल्वेंट ड्रैग होता है, और जो हीमोडायलिसिस होता है उसके अंदर जो विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है, ठीक है। और एक्चुअली ये एक इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इनमें कॉम्बिनेशन भी होता है, ठीक है। हसाम समझ आ गई बात? जी सर। और इसका एक और होता ये है कि जो जो होता है ना आपका जो डायलिसिस, उसके अंदर वॉल्यूम लॉस ज्यादा होता है, ठीक है। तो CRRT जो है वो ICU के पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर फ्लूइड ओवरलोड होता है ना, उसके अंदर CRRT ज्यादा बेहतर चॉइस होती है, क्योंकि वो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स के अंदर देंगे ना, वो लॉन्ग टर्म होगा, वो ज्यादा टाइम में उसके वॉल्यूम को निकालेगा, ठीक है। जो हीमोडायलिसिस है वो एक्यूट होगा, तो हीमोडायलिसिस के अंदर जो क्या नाम है इसका, जो हीमोडायनामिक सिक्वेले है ना, वो ज्यादा होंगे, ठीक है। सर जिशान, मैं थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में, एक मैकेनिज्म के बारे में, ऑपरेसिस के दरमियान डिफरेंशियस के बारे में थोड़ा बता दूं सर। अच्छा सर, एक है सर हीमोडायलिसिस है, एक हीमोफिल्ट्रेशन है, ठीक है। और एक CRRT है सर। देखो जो CRRT को आप मिक्सअप ना करो, CRRT कंबाइन वर्ड है कंबाइन एक्चुअली। वर्ड है। ये जो इसके अंदर RRT इज द कंबाइन वर्ड, उसके अंदर एक कॉन्टिन्यूअस है और एक इंटरमिटेंट है। जो इंटरमिटेंट है दैट इज यूजुअली हीमोडायलिसिस, जो कॉन्टिन्यूअस है वो कॉम्बिनेशन हो सकती है। अच्छा सर, समझ आई? जो हीमोडायलिसिस है सर, इसमें सीमी परमिएबल टू फ्लूइड्स के दरमियान सीमी परमिएबल पड़ी होती है, मेम्ब्रेन पड़ी होती है, और थ्रू ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू जो है ना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से जाता है वाया काउंटर करंट मैकेनिज्म से। जो हीमोफिल्ट्रेशन है दैट इज जो सर ने बताया कन्वेक्शन प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस है, और जो ऊपर वाला जो था ना है जो हीमोडायलिसिस दैट इज डिफ्यूजन, इट इज पैसिव प्रोसेस। इसमें ये है कि इसमें एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन सिस्टम के थ्रू होता है, थ्रू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अल्ट्राफिल्ट्रेशन होती है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के स्पेशली होता है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रेज होता है जो फ्लूइड को बाहर निकालता होता है थ्रू असीमेवर मेम्ब्रेन, और डायलाइज फ्लूइड एंड के ऊपर जो ब्लड के साथ अटैच होकर इसके साथ होती है। तो मतलब बेसिकली एक तरफ से ना एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन बस विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है, और उसके बाद एक डायलाइसाइल फ्लूइड होता है, ये जो बैलेंस सॉल्यूशन होता है वो ब्लड में शामिल कर दिया जाता है, ठीक है ना, जो रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है। और MCQ के लिए है कि इसके जो कौन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो लेस देन 20 डाल्टन, किलो डाल्टन से कम वो जो है वो इसमें निकलते हैं, ठीक है। ओके। और जो दूसरा है वो जो सॉल्वेंट ड्रैग है वो क्या है? जी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है सर। जी बोले। जो कन्वेक्शन वाला होता है, जो सॉल्वेंट ड्रैग है वो कैसे होता है?
वो सर थ्रू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट करते हैं फ्लूइड सेमीएबल परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए से थ्रू इसमें ये होता है कि एट द एंड ऑफ दी वो जो ना उसमें ब्लड के साथ ऐड किया जाता है इसको थ्रू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के साथ सर। उसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स वहां पे वो होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल नहीं जा सकते इसमें। बेसिकली देखिए ना, इसके अंदर ये होगा कि एक साइड पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, ठीक है जी सर, बिल्कुल ऐसे ही। उसमें सेमी अगेंस्ट उसके अंदर सॉल्वेंट ड्रैग होंगे, ठीक है, मतलब दूसरी साइड पे नेगेटिव प्रेशर है, उसकी वजह से वो ड्रैग होगा, ठीक है। अच्छा सर, इसमें जो काम अगर हम कंपैरिजन करें ना बिटवीन टू ये इंटरमीडिएट हीमोडायलिसिस में और सीआरआरटी में सर, तो ये अगर सर मैं भिजवा भी दूंगा इस पिक्चर लेके, इसमें सर जो इंटरमीडिएट हीमोडायलिसिस है वो पैसिव प्रोसेस है और सीआरआरटी एक्टिव प्रोसेस है। जो इंटरमीडिएट हीमोडायलिसिस जो है ना डिफ्यूजन ग्रेडिएंट के थ्रू करता है और सीआरआरटी कन्वेक्शन थ्रू फिल्टर करता होता है सर। और जो इंटरमीडिएट हीमोडायलिसिस है वो मोस्टली अस्पतालों में अवेलेबल होता है, जो कि सीआरआरटी बड़े बड़े अस्पतालों में, जो कि क्लास सी अस्पतालों में अवेलेबल होता है और स्पेशलिस्ट सेंटर्स में ऑनली इसमें अवेलेबल होता है। और जो स्कीमिक जो है इंटरमीडिएट हेमोडायलिसिस है, दैट इज उसको छोटे यानी लेस देन 500 डाल्टन्स तक जो है ना वो 4 to 6 आवर्स तक ड्यूरेशन तक वो एफिशिएंटली उसको डायलाइज करता होता है। और जो सीआरआरटी है ये जो मोर देन 500 to 50,000 तक डाल्टन्स तक भी ये चला जाता है। और ये जो इंटरमीडिएट हेमोडायलिसिस है ये फॉर स्टेबल पेशेंट, अनस्टेबल के लिए जो ना ये इट इज़ नॉट गुड। और जो सीआरआरटी सीवीएस स्टेबल पेशेंट के लिए जो है ना सीवीएस अनस्टेबल पेशेंट के लिए मेनली यूज करते होते हैं सर। और जो इंटरमीडिएट हेमोडायलिसिस है बस सर ये मेरे हाल में ये चीज़ें हैं सर। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं इसमें सर? जो 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 कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें देयर आर मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें सर। एयर एम्बोलाई है। मेन कैसे डिवाइड कर सकते हैं इसमें सर? जो अगर हम कहें ना तो इसमें सर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज हाइपोटेंशन एंड हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी। और द मोस्ट लीथल कॉम्प्लिकेशन इज डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम है। इसके अलावा हिट है, हाइपोथर्मिया है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, केटेराइट इन्फेक्शन है, हाइपोटेंशन है, हेमोलाइसिस है, फ्लूइड ओवरलोड है। देखिए मेनली देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप इसको इस तरह बोलेंगे ना तो बजाय इसके ये आप इसको ज्यादा इसको सिंपल कर लेंगे। एक कैथेटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, एक हेपरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, और एक उसकी वजह से जो होम्योस्टैटिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। होम्योस्टैटिक उसके अंदर आपका वॉल्यूम भी आ गया, ब्लड प्रेशर भी आ गया, इलेक्ट्रोलाइट्स भी आ गए, ठीक है। तो अब आपको ये 3 वर्ड में आपका आंसर मुकम्मल हो गया, ठीक है। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हेपरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कैथेटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स और होम्योस्टैटिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, हेमोस्टैटिक, कैथेटर रिलेटेड एंड हेपरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक अच्छा, है। अतीक आपने नहीं बताना, ये कोई बंदा बताए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होम्योस्टेसिस एंड हीमोस्टेसिस। कोई बंदा हाथ खड़ा करे। कोई भी बता दे भाई, अतीक के अलावा कोई भी बता दे। हसाम आप बता दो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हीमोस्टेसिस और होम्योस्टेसिस। जाहिद आप बताना चाहते हो तो आप बता दो। सर हीमोस्टेसिस तो ब्लड की कोagulation और ब्लड जो ब्लीडिंग टेंडेंसी को रोकने का उसका नाम हीमोस्टेसिस है। होम्योस्टेसिस सर ओवरऑल बॉडी की एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, उसमें पीएच भी आ जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी आ जाता है, टेम्परेचर भी आ जाता है। वेरी गुड, यानी कि घर के अंदर अच्छा माहौल क्रिएट करना जो है ना वो होम्योस्टेसिस है। ये होम से ही रख लेना, होम्योस्टेसिस, ठीक है। ठीक है जी, तो आपके सवाल से आसाम हम लोगों ने डायलिसिस भी पढ़ लिया, जी सर। ठीक है। तो मतलब बेसिकली इसको समरी आपको देखें एमसीक्यू के अंदर जो आएगा ना, क्योंकि ये एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, तो इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कम्बिनेशन होता है, यानी कि बेसिकली ये एक जो डायलिसिस होता है वो एवी फिस्टुला के जरिए होता है। अभी
और जो ये जो CRRT होता है वो लाइंस के जरिए होता है यूजुअली, ठीक है। क्या फिस्टुला के जरिए CRRT हो सकता है? ये मुझे नहीं पता इस बात का। क्या फिस्टुला के जरिए CRRT होता है? इसका सर कुछ पता नहीं है सर, ये कि क्योंकि मेनली दोनों के लिए एक ही चीज रिक्वायर्ड है, दैट इज डबल ल्यूमेन कैथेटर ना सर। नहीं तो नहीं 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 अतीक, क्या हो गया आपको? जो जिनके अंदर फिस्टुला बना होता है उसके अंदर कैथेटर, उसके अंदर तो नहीं आप डायलिसिस कैथेटर डालते ना जब आपने फिस्टुला बना नहीं दिया। सर, मैं आम की बात कर रहा हूँ, जो अगर तो जो फिस्टुला डायलिसिस के लिए बनाते होते हैं, इसका CRRT का पता नहीं है सर। हाँ, ये मुझे भी नहीं पता, आपस की बात है। और ये कोई बंदा चेक करके बताए। हसाम, आप ही चेक करो जरा, ठीक है। अच्छा, यहीं पर ही एक साथ व्हाट आर इंडिकेशंस फॉर डायलिसिस? सर इसका वही निमोनिक जो है UAEIO वाला, यूरेमिक सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई एसिडोसिस है जो कि ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और ई से सर इलेक्ट्रोलाइट्स एब्नॉर्मलिटीज हैं, हाइपरकैलेमिया वगैरह है। उसके बाद ओ से फ्लूइड ओवरलोड है जो रेजिस्टेंट है नॉर्मल डायूरेटिक्स के। और सर एक कर रहा हूं, इसके अंदर अगर इंटॉक्सिकेशन है सर आई से। जो गैस्ट्रोप्रेसिस होता है ना, जो उसमें भी जो इसके जो यूरेमिक सिम्टम्स आ रहे हैं ना बहुत ज्यादा, उसके अंदर भी किया जाता है, ठीक है। और मतलब ये अगर आप इसको थोड़ा सा उसमें आ जाए CRRT की तरफ, तो वॉल्यूम ओवरलोड है, और इवन सेप्सिस के अंदर भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी मीडिएट रिस्पॉन्स को कम करने के लिए भी दिया जाता है, किया जाता है ये, ठीक है। सर मैं जरा कॉन्साइज बता, जी 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 बताएं। अगर सर हम इसको अगर हम देखना चाहें तो सर इसमें ये है कि इसे ये जो जिस तरह वॉवल्स बताए मैंने, वॉवल्स में पहला ए है। ए में सर अगर एसिडोसिस जो है ना वो पीएच के इज लेस देन 7.10 और अनकंट्रोल्ड है, तो देन वी विल गो फॉर, मतलब ये डायलिसिस की एक इंडिकेशन है। एजिटोमिया है, एनुरिया है, एनुरिया में जो है लेस देन 200 ml इन 12 आवर्स अगर यूरिया हो, अनसार का है। फिर से इसके बाद सेकंड वर्ड था इलेक्ट्रोलाइट्स, ई से इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें हाइपरकैलेमिया है, हाइपरकैलेमिया जो है ना मोर देन 6.5 विद ECG चेंजेस है सर। और हाइपरनोट्रीमिया है, और लेस देन 115 मिलीकुलर या हाइपरनोट्रीमिया मोर देन 160 है। इसके अलावा सर इसके जो ओ से आपका बना ओवरलोड है, इसमें मोड्स है, ओलिगोयूरिया है, पल्मोनरी एडीमा है, और इसके अलावा यू से आपका यूरेमिया है जो मोर देन 30 मिलीमोल पर लीटर है, और क्रेटिनिन राइजिंग है, और इंसेफेलोपैथी है, पेरिकार्डाइटिस है। इसके अलावा थर्ड आखिरी वाला जो है वो इंटॉक्सिकेशन इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन में सिर्स है और सेप्सिस है, सेप्टिक शॉक वेरिएंट डिस्फंक्शन है। इंटॉक्सिकेशन में आपका ड्रग अब्यूज है, पॉइजनिंग है, और मिसलेनियस में आपका आ जाता है हाइपरथर्मिया। अच्छा देखें, अब आपको मैं वैसे बता रहा हूँ कि एग्जाम में इतने ज्यादा ना तो पढ़ने की जरूरत है, ना ये आपको याद रहेंगे, ठीक है। इतनी डिटेल वाली चीजों की तरफ तवज्जो ही ना दिया करें आप। और आपके लिए तो स्ट्रिक्टली ये बैन है कि आपने इतनी लंबी चीजों पे नजर ही नहीं मारनी, क्योंकि आप जब नजर मारेंगे तो आपका दिल करेगा इसको याद करने का, ठीक है सर, ठीक है। हमारे मजहब ने भी ये कहा है ना कि रोजे उतने रखोगे जितनी आपकी सेहत बर्दाश्त कर सके, ठीक है। अगर कोई बंदा सारी रात इबादत करेगा और सारा दिन रोजा रखेगा, तो शाम को वो कितने दिन तक वो टॉलरेट कर सकेगा इस चीज को? आपने इस तरह की चीजों में अपना टाइम नहीं जाया करना, अतीक भाई। सर मैं ये मुझे पता था लेकिन मैंने वैसे ही बता दिया सर। नहीं, आप ना बताएं ना वैसे, क्योंकि आपको खारिश होनी शुरू हो जाती है। आपको ऊपर आपका एक कोर्ट मार्शल आपका आर्मी में होता है ना, एक कोर्ट मार्शल मैंने आपका करना है, समझ आई? ठीक है, ठीक है सर, आपको ठीक कोई है। माफी नहीं है। ये जो है ना, आपने टू द पॉइंट आंसर, ये लोग कोई गलत आंसर कर दें, माफी है, कोई बात नहीं, आपको माफी नहीं है। ठीक बिल्कुल है सर, आपने वो बात बोलनी है, क्योंकि ये बाकी यहाँ पे जो लोग हैं बहुत सारे MCQs वाले हैं, तो उनको उनके लिए तो हर तरह के क्वेश्चन की इजाजत है। आपने कोई एक्स्ट्रा बात नहीं बतानी, क्योंकि ठीक एक्स्ट्रा है बातों सर, में आपको याद तो रहेगा नहीं। देखें, ठीक ये है, यहाँ इतनी ज्यादा चीजों में जब आपका दिमाग जाएगा ना, तो आप भूल जाएंगे, ठीक है।
और भूलने उसका नुकसान ये होगा कि जो इंपॉर्टेंट बात जो आपको नहीं भूलनी चाहिए वो आप भूल जाएंगे। तो आपने इतनी डिटेल कोई भी ना तो याद रहेगी अतीक भाई, ना आपसे कोई पूछेगा, ना आपसे कोई एक्सपेक्ट करेगा। तो टू द पॉइंट, अब जैसे मैंने आप उतनी डिटेल बता रहे थे, मैंने आपको कहा कि याद कर ले, हेपरिन रिलेटेड, कैथेटर रिलेटेड, आपने बड़ा जबरदस्त बताया सर, बड़ा जबरदस्त बताया सर। ठीक है। तो इस तरह की चीजें याद करें जो याद रहे। एमसीक्यूज में ज्यादा डिटेल चाहिए होती है, वाइवे के अंदर आपने सिर्फ अपने आप को सेल करना होता है, ठीक है जी। हसाम आपको सवाल पूछ रहे थे। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि एक पेशेंट है जो कि डायलिसिस पे है और उसने एवी फिस्टुला बनवाना है या कोई भी इलेक्टिव सर्जरी है, तो सर उसको हम क्या एडवाइस करेंगे कि एक दिन पहले सर्जरी से डायलिसिस करवाए या उसको क्या गाइडलाइन देनी चाहिए? आप अभी अगर आप यकीन करें, अगर आप ये सवाल ना करते ना, क्योंकि डिस्कशन इस तरफ चली गई थी, तो अगला मेरा एग्जैक्टली ये क्वेश्चन था। एंड एक्चुअली बिकॉज नाउ यू आर माय टाइगर, तो आपने मेरे माइंड को रीड कर लिया और आपने वो सवाल पूछ लिया, ठीक है। तो अब ये जो सवाल है, इसमें देखिए मैं आपको आप आंसर आप नहीं देंगे, आंसर इन लोगों से मैं पूछूंगा, लेकिन मैं आपको एक गाइडलाइन बता देता हूँ कि देखें ये दो तरह की कैटेगरीज है। एक तो ज़हन में रखें कि एवी फिस्टुला क्रिएशन जो होती है ना, वो इमरजेंसी नहीं होती, ठीक है। इमरजेंसी के अंदर हमेशा कैथेटर डाल के, जो डबल ल्यूमन ट्यूब होते, डबल ल्यूमन जो कैथेटर जिसको कहते हैं या डायलिसिस कैथेटर कहते हैं, वो डाल के किया जाता है, ठीक है। जी सर, इसको तो मैच्योर होने में भी टाइम लगता है सर। हाँ, तो एवी फिस्टुला क्रिएशन इज नेवर एन इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के अंदर हमेशा आपने डायलिसिस कैथेटर डाल के करना होता है, ठीक है। एक बात हो गई। तो ये दो तीन इसकी मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं। तो एक ये क्वेश्चन होगा कि एक पेशेंट जो क्रॉनिक डायलिसिस पे है, उसकी आपने एनेस्थीसिया देना है, उसके क्या कंसर्न है। एक आपको ये एस्पेक्ट से आपके दिमाग की ट्यूनिंग होनी चाहिए, एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि एक CRF का पेशेंट है, उसका एवी फिस्टुला क्रिएट करना है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। और जो तीसरा क्वेश्चन है कि एक पेशेंट जिसको ना कोई भी चीज नहीं डली हुई और अब वो एक्यूट रीनल फेलियर में है, तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है। ये बातों का हेर फेर ही, लेकिन इन तीनों चीजों में थोड़ा सा मामूली डिफरेंस है। जो पहला सवाल है कि एक पेशेंट है जिसका जो क्रॉनिक रीनल फेलियर का है और क्रॉनिक डायलिसिस पर है, उसको आपने कैसे मैनेज करना है। उसके लिए आपका डिवाइड हो जाएगा कि उसको एवी फिस्टुला बना हुआ है या वो अभी भी डायलिसिस कैथेटर पे है, ठीक है। तो उन दोनों सूरतों में अगर डायलिसिस कैथेटर है तो आपको डायलिसिस कैथेटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शन, थ्रोम्बोसिस, हेपरानाइज उसको करना है, ब्लॉक हो सकता है, ये सारी चीजें। और अगर वो फिस्टुला बना हुआ है तो उसकी फिस्टुला की केयर आ जाएगी, ठीक है। फिस्टुला की केयर इस तरह आ जाएगी कि आपने उस साइड पे आईवी लाइंस नहीं लेनी, आपने आप बीपी कफ नहीं लगाना, आपने उसका केयर करना है, वो रप्चर हो सकता है, उसकी पोजीशन में केयर करनी है, ये सारी चीजें, ठीक है। एक ये बातें हो गई। दूसरी चीज ये होगी कि इसके अंदर सारे क्रॉनिक रीनल फेलियर के कंसर्न्स होंगे। जो क्रॉनिक रीनल फेलियर के जो इटियोलॉजी है, वो उसका लंग्स के ऊपर इफेक्ट, उसका हार्ट के ऊपर इफेक्ट, उसका वॉल्यूम पे इफेक्ट, उसका बोन और क्या नाम है उसका जो हेमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, कोएगुलोपैथिक प्रॉब्लम्स हैं, यूरेमिया के चांसेस हैं, जो डायलिसिस की वजह से उसके अंदर जो हेपरिन की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें इसके अंदर आपके दिमाग में आ जाएंगी। और आई एम कमिंग बैक टू द लास्ट एट योर फर्स्ट क्वेश्चन कि डायलिसिस उसका जितनी अगर वो ट्वाइस अ वीक हो रहा है या थ्राइस अ वीक हो रहा है, तो आप अपनी सर्जरी को ऐसे प्लान करेंगे कि विद इन 24 आवर्स उसका डायलिसिस हुआ हो, क्योंकि डायलिसिस होने से प्लेटलेट फंक्शन इंप्रूव कर जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस प्रॉब्लम जो है वो इंप्रूव हो जाता है, और आपको पेरी ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स होने के चांसेस, पेशेंट के यूरेमिया में जाने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट योर आंसर। जी सर, थैंक यू। ठीक है। तो ये क्या कहाँ गए वो जाहिद, ये यही सवाल अब आपने बताना है कि एक पेशेंट है जो रीनल फेलियर का है और उसका उसकी कोई सर्जरी होनी है, उसका फ्रैक्चर हो गया है, उसका रीनल फेलियर का पेशेंट है और उसका फ्रैक्चर हो गया है। तो आप उसको प्री ऑपरेटिवली आपकी क्या क्या कंसर्न्स होंगे और आप उसको कैसे प्रोसीड करेंगे। उसका फ्रैक्चर हो गया है, यही टिबिया फिबुला। जी सर प्री ऑपरेटिवली हम उसकी मतलब हिस्ट्री एग्जामिनेशन से शुरू करेंगे
और हिस्ट्री में हम मतलब पेशेंट डेमोग्राफिक से फिर उसकी जो है मतलब खास रीनल फेलियर के मतलब कॉज को हम रूल आउट करेंगे कि उसको कोई कोमोर्स है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या और कोई जो है वो कंजेनिटल ऐसी कोई मसला जिसकी वजह से रीनल फेलियर हुआ, वो रूल आउट करेंगे। और कोई पास्ट मतलब सिग्निफिकेंट कोई सर्जिकल या एनेस्थेटिक हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें रूल आउट करेंगे हम। और कोई ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री, ये सारी हम करेंगे। और इससे रिलेटेड मतलब प्रीवियसली वो डायलिसिस पे है और मतलब या कैथेटर वही सी पे जो कैथेटर डबल ल्यूमेन कैथेटर डला हुआ है या उसमें जो है एवी फिस्टुला बना हुआ है, नहीं बना हुआ, और डायलिसिस हफ्ते में कितने दफ़ा होता है, और उससे रिलेटेड सारी अच्छा, कॉम्प्लिकेशन मैं ये सब आपको ये अब आपको हिस्ट्री में हम मैं पूछेंगे। हाँ मैं आपको ये बताता हूँ। अब आपको मुझे टोकना पड़ेगा ठीक इसलिए है, क्योंकि आप इस क्वेश्चन की थीम को नहीं समझ रहे। ठीक है, देखें, अगर ये क्वेश्चन ठीक है। आपसे इन अदर डे पूछा जाए ना कि आप कंसर्न्स बता दें, तो ये क्वेश्चन ठीक है। लेकिन ये जब आपसे टेबल वाइवे में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप ये ठीक है। ज़हन में रखें कि आपके पास 4.5 या 5 मिनट हैं और उन्होंने आपको पोस्ट ऑफ तक लेके जाना है। तो क्या आपके पास इतनी डिटेल बताने का मैंडेट है? नहीं सर, टेबल वाइवा में तो नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल भी क्यों नहीं। ऐसा बोल रहे हैं? आप क्यों ये बोल रहे हैं? सही। ठीक है, अब आप इसको दोबारा से सोचें, तो आप इसको ये कहेंगे कि वी विल इवैल्यूएट द पेशेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रीनल फेलियर, what are the systemic involvement of the problems related to renal failure in the form of uremic encephalopathy, pulmonary problems, cardiovascular problems, hypertension, arrhythmias, ischemic heart disease, problems related to involvement of this one, ये जो है electrolyte imbalance, बोन की पैथोलॉजी, ये आप जल्दी जल्दी बोलेंगे क्योंकि आपके पास इतना टाइम थोड़ी है कि आप इतनी आप डिटेल बताएं। ठीक है, तो आपने बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, आपने सिवियरिटी को करके आप ये बताना है कि भाई ये प्रॉब्लम्स है। और एक पेशेंट जो है जो क्रॉनिक रीनल फेलियर का है, उसके अंदर आप ये बता दें कि डायलिसिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, और उसके बाद आप, क्योंकि ये इमरजेंसी सर्जरी है, तो अब तो आपके पास ये सब करने का टाइम नहीं होगा ना। नहीं बिल्कुल भी और जैसे कि अब हमने जब डिस्कशन कर रहे थे कि भाई कोई नहीं है, अब इस पेशेंट में आप स्पाइनल नहीं लगा सकते। ठीक है सर, क्वालिटेटिव डिसफंक्शन होता है ना प्लेटलेट्स का। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिसफंक्शन होता है प्लेटलेट्स का। और एग्जाम वैसे प्रैक्टिकली हम जो मर्जी करें, एग्जाम में मेरा मशवरा यही है कि रीनल फेलियर के अंदर आप ना करवाएं स्पाइनल में सर्जरी। ठीक है, क्योंकि आप डिफेंड नहीं कर सकते। ये एक क्वेश्चन अब यहाँ पर हम इसको आप बता दें कि हाउ टू असेस द क्वालिटेटिव फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। सर, इसके लिए वो होता है प्लेटलेट फंक्शन ऐसे कुछ उससे आसान ब्लीडिंग टाइम। और ठीक है, ये ब्लीडिंग टाइम हो गया। और एनी हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग और ऊजिंग और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो यानी कि आप हिस्ट्री आपको मिल जाएगी और आप साथ उसके आप उसको ब्लीडिंग टाइम, और अगर अवेलेबल है प्लेटलेट फंक्शन ऐसे है। ठीक है, क्योंकि काउंट विल नॉट बी सिग्निफिकेंट, क्योंकि इसके अंदर स्टिकीनेस खत्म हो गई है, वो ग्लू खत्म हो गया, प्लेटलेट बेचारे फिर रहे इधर से उधर। वो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, फैक्टर 8 और वैस्कुलर एंडोथेलियम की जो आपस में कोऑर्डिनेशन दोस्ती है वो खराब हुई हो गई है। वो बेचारे आपस में उनका जो है वो जोड़, वो आपने जोड़ खराब कर दिया है। ठीक है, तो आप हिस्ट्री के अंदर बोल देंगे कि देख लेंगे कि उसकी सिवियरिटी क्या है, एंड ऑर्गन डैमेज कितना है, और लास्ट डायलिसिस कब हुआ था। ये आप इतनी बात बता के आप उसको जनरल एनेस्थीसिया देंगे, एस्पिरेशन का रिस्क होगा इसके अंदर, और हाइपरटेंसिव पेशेंट होगा। आप कह दें कि जी अगर आप कुछ डाउट है तो आप पोस्ट ऑपरेटिवली इसको एचडीयू में भेज देंगे, ताकि अगर इसको हो सकता है डायलिसिस की भी जरूरत हो, और हो सकता है कि उसको पेशेंट इंट्राऑपरेटिवली फॉर एनी गुड रीजन एनकेफेलोपैथी में जा सकता है। ठीक है, तो मेन इसका थीम ये है। अब आप इस मेन थीम को आपने पकड़ लिया, आपने शुरू के अंदर उनके एग्जामिनर्स को ये जवाब दे दिया, आप फेल नहीं हो सकते।
अब उन्होंने अच्छा सर, जी जी एक सर एक बात ये भी क्लियर करनी है जी। कि एक तो होता है कि एवेल्यूएशन होती है ना, उसमें हम मतलब हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे फिर जो भी सिस्टमेटिक इन्वॉल्वमेंट प्रॉब्लम्स होंगे वो हम बता देंगे ना। दूसरा सर ये पूछते हैं कि मतलब हाउ विल यू प्रिपेयर दिस पेशेंट ना, तो उसमें हम जो प्रिपरेशन पूछते हैं तो उसमें हम मतलब जो इंडक्शन से पहले वाले जो स्टेप है उसमें ही हम बताएंगे कि एचडीयू और आईसीयू हम अरेंज करेंगे। बिल्कुल। देखें मेरी एक बात सुने, आप एक ज़हन में रखेंगे, सिर्फ लॉन्ग केस के अंदर आप अपने ऊपर हराम कर लेंगे, आप ये जुमला नहीं बोलेंगे टेबल वाइवे में, आई विल टेक हिस्ट्री, आई विल डू एग्जामिनेशन। ये आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं। आपने उनको सिर्फ उनके मुंह खोला हुआ है उन्होंने, आप उनके मुंह में निवाला डाल दें ताकि वो चुप हो जाए। और वो निवाला इस तरीके से है कि आई विल इवैल्यूएट द पे, क्योंकि देखें ये इसीलिए आप अपने दिमाग में रखें कि एक पेशेंट कंपोनेंट है, तो इस पेशेंट के अंदर सीआरएफ है, तो सीआरएफ से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स आपने विद मिनिमम वर्ड्स आपको बोलने आने चाहिए। एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि सर्जरी को ना भूलें, ये इमरजेंसी सर्जरी है, तो आप इसके इमरजेंसी सर्जरी के लिए आपने डिस्कस करना है सर्जन से। वी विल डिस्कस विद द सर्जन अबाउट द फ्रैक्चर, व्हाट इज हिज प्लान एंड हाउ मच टाइम वी कैन बाय। ये आपका डिसीजन नहीं है कि वैस्कुलर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और सर्जन कह रहा है मैंने फौरी तौर पे करना है। दिस इज नॉट योर डिसीजन, यू हैव टू डिस्कस। तो आप अपनी हैबिट बना लें, हालांकि क्योंकि हम लोग ये काम करते ही नहीं है इसलिए याद नहीं रहता। ये आपको वाइवे में इसलिए याद नहीं आ रहा क्योंकि किताब में तो ये लिखा नहीं हुआ, ये तो नहीं किताब में लिखा हुआ कि आपने सर्जन से डिस्कस करना है, लेकिन ये वाइवे के लिए, सेफ एनेस्थीसिया के लिए ये मैंडेटरी है कि आप अपने जुमले में हर पेशेंट के लिए आप पेशेंट रिलेटेड, सर्जरी रिलेटेड और एनेस्थीसिया रिलेटेड, तो उनके अंदर पेशेंट और सर्जरी को आपने हमेशा प्रायोरिटी देके आपने अपने एनेस्थीसिया को मैनेज करना है, ठीक है। तो आप ये जुमला याद कर लें कि वी विल डिस्कस विद द सर्जन हाउ मच टाइम वी हैव, because if there is vascular compromise we cannot delay even for few hours, this will be an emergent surgery sort of, ठीक है। तो according to that, even अगर आपके पास if we are able to buy a few hours we can stabilize the patient। like हमेशा ज़हन में रखें, जो मैंने एनेस्थीसिया प्लान आपको बताया था ना, तो रीनल फेलियर के पेशेंट में ऑप्टिमाइजेशन आप क्या कर सकते हैं, जो आपने पूछा ना प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो प्रिपेयर में वो आपसे यही पूछना चाह रहा है कि भाई जो इमीडिएट चीजें क्या क्या हैं। हो सकता है कि उस पेशेंट को आपने फौरी तौर पे आपने एबीजीज की तो पता लगा उसका पोटेशियम 6 है, तो आप उसको एंटिसिपेट कर लेंगे ना, आप उसको एंटिसिपेट कर लेंगे, आप उसको कैल्शियम दे देंगे, बाइकार्ब दे देंगे, इंसुलिन दे देंगे, सैल्ब्यूटामॉल दे देंगे, उसको उसका पोटेशियम आप लेवल को मेंटेन कर लेंगे। आप कोशिश करेंगे कि क्योंकि आपको रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करनी है, तो आप कोशिश करेंगे रिस्क वर्सेस बेनिफिट देख लिया और आपने एंटिसिपेट कर लिया, और अगर आप बोल देंगे अगर आपके पास अवेलेबल है तो रोकरोनियम विद सुगामेडेक्स इज अ बेटर चॉइस बिकॉज वी विल अवॉइड द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सक्सामिथोनियम, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो जो जब वो आपको कंसर्न्स पूछें तो पहले उनको आप ये बता दें कि इस पेशेंट के अंदर जो पेशेंट रिलेटेड जो इसके अंदर इस वक्त जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या हैं, वो हर के अंदर आपको एक एक दो दो तीन तीन बातें होंगी सिर्फ। अगर कोई भी इमरजेंसी सर्जरी है, एस्पिरेशन रिस्क, पेन, यू कैन नॉट डिले द सर्जरी, ठीक है, और आपके पास लिमिटेड रिजर्व्स है, आपके पास टाइम थोड़ा है, तो आपने इस तरीके से आप अपनी हैबिट बना लें। और प्री ऑपरेटिवली ये सारी चीजें करनी है ना, अगर आपने मिसाल के तौर पे एचडीयू अरेंज करना है तो आप पहले अरेंज करेंगे ना। आपने अगर इन्वेसिव लाइंस लेनी है तो आप पेशेंट को बताएंगे नहीं कि भाई मैंने तुम्हारी आर्टीरियल लाइन लेनी होगी या सेंट्रल लाइन लेनी होगी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी एनेस्थीसिया प्लानिंग नहीं, आपका बेड़ा पार हो गया अगर आपने उसको प्री ऑपरेटिवली ही बता दिया कि भाई इस पेशेंट के अंदर एचडीयू की जरूरत होगी, इस पेशेंट में हो सकता है हीमोडायलिसिस की जरूरत पड़े, इस पेशेंट में सक्सामिथोनियम रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इस पेशेंट में आपको जो है वो जुडिशियस फ्लूइड मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, इस पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग के वैसे ही ज्यादा चांसेस है। आप सर्जन से डिस्कस करेंगे कि भाई क्या क्या ऑप्शंस है, अगर टॉर्निके यूज हो सकता है तो टॉर्निके यूज करेंगे, अगर मिनिमम अगर हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया दे सकते हैं तो आप हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया देंगे, ठीक है। और जो है वो आप क्या नाम है इसका, क्योंकि इसमें पेशेंट ओवरलोड में भी जा सकता है, आपने ज्यादा फ्लूइड दिया तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें, और इन्वेसिव मॉनिटरिंग का आप अगर जिक्र करना चाहते हैं तो आप कर दें। वैसे आपने फिस्टुला की केयर के अंदर हसाम एक बात मैं उसको बताना भूल गया था
कि फिस्टुला जिन पेशेंट में या रीनल फेलियर के पेशेंट में अनटिल अनलेस जरूरत नहीं है तो आपने जो आर्म्स और फोर आर्म्स के अंदर आपने ना आर्टीरियल लाइन अवॉइड करनी है, क्योंकि दिस इज अ साइट फॉर देयर फ्यूचर और प्रोबेबल और पॉसिबल नीड फॉर एवी फिस्टुला। तो अगर आपने आर्टीरियल कैनुलेशन से आपने उस जगह को जाया कर दिया है तो इट कैन बी अ प्रॉब्लम इन फ्यूचर। ठीक है, तो यही कंसर्न रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट के लिए भी होता है कि जो पेशेंट का रीनल फेलियर का जहां पर भी जिक्र आ गया, तो अगर आपको जरूरत है आर्टीरियल लाइन लेने की तो यू विल प्रेफर डॉर्सैलिस पीडस। नहीं लेनी, किसी ने भी जिंदगी में नहीं लेनी होगी, लेकिन एग्जाम में आपने यही बताना है कि डॉर्सैलिस पीडस विल बी अ गुड चॉइस, यू विल ट्राई टू अवॉइड इफ पॉसिबल। ठीक है, ठीक है जाहिद, अब बोल दोगे? हाँ जी सर। कोशिश ये करें आप सब लोग जो वाइवे वाले हैं, प्लीज जो है डोंट यूज द वर्ड आई विल टेक हिस्ट्री, आई विल डू एग्जामिनेशन, दिस इज ओनली फॉर लॉन्ग केस। ये टेबल वाइवे के अंदर ये टाइम ही नहीं है आपके पास भाई, वो तो पुल सिरात है, या तो आप गुजर जाएंगे भाई जाहिद या आप नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, सही बात है, सही गलत बात है। तख्ता है, T20 मैच है, बल्कि T20 T10 है, T10 है। ठीक है ना, सही सही। तो और प्रॉब्लम पता है आपको एग्जामिनर क्यों इरिटेट हो रहे होते हैं? क्योंकि आप उनको वो जवाब ही नहीं दे रहे होते कि जो वो सुनना चाह रहे होते हैं, और उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं वो बाहर आके ये कहते हैं कि यार मैंने तो सब कुछ बताया था, सारा कुछ बता दिया था, फिर भी फेल कर दी। तो वो होता ये है कि आप जब उनको काम या ये एक आप बात बोलते हैं, या दूसरी ये बात बोलते हैं कि जो है ना वो की में उनके पता नहीं क्या लिखा हुआ था। भाई की में उनकी वही बेसिक बात होगी, और वो बेसिक बात यही होगी कि आपने कोई स्पेशल मॉनिटरिंग तो नहीं करनी, कोई स्पेशल पोजीशन रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या कोई ऑप्टिमाइजेशन है जो आप कर सकते हैं ऑपरेशन शुरू करने से पहले। ठीक है, कोई ऑप्टिमाइजेशन है जो आप ऑपरेशन शुरू करने से पहले कर सकते हैं, यही सारी बातें होती हैं। उसके बाद आपने वही हमारा दुनिया है, हमारी छोटी सी तो हमारी दुनिया है, या हमने कोई सुई खुबोनी है या हमने ट्यूब डालनी है। तो सुई खुबोने की प्रॉब्लम जो है वो कोएगुलोपैथी रिलेटेड है, और ट्यूब डालने की प्रॉब्लम जो है वो एयरवे से रिलेटेड है। और एक हमने दर्द से इलाज करना है, तो देख लेंगे भाई कोई दवाइयां ऐसी हैं जो दर्द की नहीं देनी, तो रीनल फेलियर के लिए आपने एनसेड्स नहीं देने। ठीक है, और जो है वो बाकी आप जो है वो मल्टी मोडल एनाल्जेसिया आप दे सकते हैं, और रीनल फेलियर में ही आप स्पेशली ये देख लेंगे कि भाई इसको आप क्या नाम है इसका, रीजनल को आप अवॉइड करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, सही। तो कोई किसी का कोई क्वेश्चन है इस मामले में, इस बारे में? जी मेहर, समझ आ गए? जी सर, बिल्कुल सर। तो अच्छा, ये क्योंकि ये सिनेरियो जो मैंने दिया था उसके अंदर मैंने ये एक बात को मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर मैंने लिख दिया था कि नो इंजरी, नो एसोसिएटेड इंजरी। ठीक है, लेकिन ये जहन में रखें बात आप कि अगर आपसे ये एमसीक्यू में भी जहन में रखें बात कि जब भी आरटीए आ गया है तो अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया तो आपके बैकग्राउंड में ये होना चाहिए कि ये भी हो सकती है प्रॉब्लम। ठीक है, तो हो सकता है कि उन्होंने उस चीज को पॉलीट्रॉमा का लफ्ज लिखा हुआ है, अगर पॉलीट्रॉमा का लिखा है फिर तो आपने फिर भी जो कंसर्न का खाना होगा उसमें आप ये बोल दें कि वी विल टारगेट द पेशेंट अकॉर्डिंग टू ATLS प्रोटोकॉल, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन डिसेबिलिटी कंट्रोल ऑफ एनी कैटास्ट्रोफिक इवेंट। ठीक है ना, तो उसके बाद प्राइमरी सर्वे, सेकेंडरी सर्वे, मल्टीडिसिप्लिनरी रल मिलके खाना है, मिलके खाना है, बरकत होती है। ठीक है ना, सारों को इन्वॉल्व करना है ताकि आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ट्रॉमा के अंदर कौन कौन सी टीम्स इन्वॉल्व होती हैं? ट्रॉमा के अंदर रेडियोलॉजी इन्वॉल्व होती है, न्यूरो इन्वॉल्व होती है, जनरल सर्जन इन्वॉल्व होता है, जो है वो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट होता है जिसने आगे फास्ट करना होता है, बेड साइड आप एको कर, बेड साइड आप एक्सरे कर लेंगे, आप उसकी फौरी तौर पे APGs कर लेंगे। आप ट्रॉमा के लिए ये भी जेन में रख लें, मैं एक्टिवेट मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल, एक्टिवेट मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल। हसाम, आपको मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल का पता है ना? अच्छा हसाम चला गया। मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल, व्हाट इज मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल? एनीवन? सर मैसिव ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसमें जिसमें हम जो है अनक्रॉस में जो ब्लड है जो पहले जो अवेलेबल है वो हम पेशेंट को ट्रांसफर करते हैं, और नहीं, एक सेकंड। मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल जो होता है ना, बेसिकली इन इमरजेंसी इट्स अ हॉस्पिटल बेस्ड प्रोटोकॉल
जिसके अंदर एक सेट अप, अच्छा एक जेन में रखें बात के देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन नाउ, द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसके अंदर PRBCs, FFPs, क्रायोप्रेसिपिटेट, प्लेटलेट्स, इनका एक सेट होता है अनक्रॉस मैच्ड। वो जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल, दैट सेट विल बी देयर, O नेगेटिव या O पॉजिटिव, ठीक है। ओके सर। दैट इज मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल। जो क्योंकि ट्रॉमा में एक अगर है तो उसके अंदर हीमोस्टैटिक रिसेसिटेशन जो होती है ना, तो वो बेसिकली उसके लिए ही होता है, इक्वल वॉल्यूम्स आपने देना होता है, क्योंकि अगर आइसोवोल्यूमिक लॉस हुआ है ना, तो उसके अंदर आपने आइसोवोल्यूमिक की चीज देनी है, ठीक है। या आप साथ बोल देंगे कि आपके पास अगर अवेलेबल होगा तो थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी या रोटम गाइडेड आप रिप्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो ब्लड रिप्लेसमेंट नहीं होती, ब्लड प्रोडक्ट्स देते हैं, ठीक है। ओके सर। तो ठीक है, ठीक अतीक भाई, ठीक है भाई, एनी क्वेश्चन? अच्छा, ये ऑर्थोपेडिक सर्जरी में जहां पर भी हो तो आपके जेहन में 4-5 बातें आपने नहीं भूलनी। एक हो गया टॉर्निके, एक हो गया, हर सर्जरी में नहीं होगा लेकिन आप जेहन में रख लें, या आप अपने दिमाग के अंदर रख लें, टॉर्निके एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टॉर्निके। उसके बाद ब्लीडिंग, पेन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म, बोन सिमेट सिंड्रोम, ठीक है, एंड एसोसिएशन विद अदर इंजरीज, ठीक है। और अगर कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप होगा तो उस एज ग्रुप रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी। अगर ओल्ड एज के अंदर फ्रैक्चर हुआ है तो जो है वो उसके अंदर ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अगर कोई पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हुआ है तो उसके अंदर कैंसर से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत डिटेल से बात कर ली है कैंसर के बारे में, तो कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर कोई पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है बिकॉज ऑफ दैट वन। अगर ट्रॉमा है तो ट्रॉमा में वो इमरजेंसी आ जाएगा, तो इमरजेंसी रिलेटेड कंसर्न्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो और जब भी आपने ऑर्थोपेडिक की सर्जरी का बताना है तो आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने सिर्फ जिस जगह सर्जरी हो रही है सिर्फ उस एरिया का नहीं बताना, आपने जिस जगह टॉर्निके लगाना है उस जगह को भी एनेस्थीसिया का बताना है। क्योंकि जो है वो कई ऐसी सर्जरीज हैं, अगर हैंड की सर्जरी है तो उसके लिए तो असूलन तो आप रिस्ट ब्लॉक में करवा सकते हैं, लेकिन आप रिस्ट ब्लॉक में नहीं करवा सकते क्योंकि आपको टॉर्निके भी लगाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ऐसा ब्लॉक लगाना पड़ेगा जो ऊपर तक कवर करे। तो इसलिए ये जहन में रखें बात आप, ठीक है। और टॉर्निके है तो टॉर्निके पेन का भी जिक्र आ जाएगा। तो ये वो 5-6 बातें हैं जो घूम घूम के, चाहे वो फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर हो, चाहे वो टिबिया फिबुला का फ्रैक्चर हो, चाहे वो ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो, चाहे वो रेडियस अल्ना का फ्रैक्चर हो, पेल्विस फ्रैक्चर है तो उसके अंदर और मल्टीपल जो इंजरीज हैं वो आ जाएंगी, वो सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो चलें जी, इंशाल्लाह फिर कल जुमा है तो कल हम 3 बजे से लेके 5 बजे तक करेंगे, ठीक है, 3 to 5। जी नाज़र। सर मैं ये डिस्कस के पोजीशन के हवाले से थोड़ा सा कुछ बताएंगे। अगर आर्थोपेडिक की सर्जरी है, फीमर फ्रैक्चर है, ओल्ड एज है, वो बेसिकली पेन है ना, वो बेसिकली जी पेन सर। है। उसमें देखिए 2-3 बातें आप याद रखें पोजीशन से रिलेटेड। एक तो पेन है, दूसरी आपने ये ज़हन में रखना है या आपने एग्जामिनर को जरूर बताना है कि ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द ट्रॉली टू द ऑपरेशन टेबल उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सर जब भी जो वैवा हुआ था ना, उसने मुझसे पूछा था कि फीमर फ्रैक्चर है मतलब, तो यूनिलेटरल सर्जन कहता है लगा दें, तो आप क्या करेंगे, यूनिलेटर लगाएंगे? अच्छा, यूनिलेटर का तो चलो एक जिक्र हो गया। दूसरा उसने जो जिक्र किया था सर, वो मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा कि वो पासिंग था या फेलिंग था। कहते हैं आप उसको लेटरल पोजीशन में लगाएंगे यूनिलेटर। सर इसका क्या मतलब था? उसका पूछने की वजह पेन की वजह से कह रहा था सर वो। नहीं, आप सोचें जरा, ये बहुत टेक्निकल सा क्वेश्चन है। जब आप लैटरल पोजीशन में उसको यूनिलैटरल लगाएंगे तो आप उसकी फ्रैक्चर की साइड को नीचे रखेंगे या ऊपर रखेंगे? सर नीचे रखेंगे ना उसको, तो वो और इंजरी काज नहीं करेगी। यही वो सवाल आपसे पूछ रहा है ना। सर नीचे रखेंगे ना उसे।
नहीं तो उससे देखिए और इंजरी का हो सकती है, नहीं इंजरी का भी, और पेशेंट को पेन बहुत होगी, कैसे वो लगाने नहीं देगा स्पाइनल पेन ना, बहुत होगी। और हाँ वो जी, हाँ उस जी। वक्त वो मजीद डिस्प्लेस हो सकता है ना, तो उस डिस्प्लेसमेंट की वजह अच्छा, से मैंने उसको सर उधर ये जवाब दिया था, मैंने कहा सर लगा तो सकते हैं लेकिन पहले पेशेंट को पेन फ्री जरूर करेंगे तब भी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगा सकते, मैंने ये कहा करने के था। लिए आप फेमरल नर्व ब्लॉक लगा देंगे। और एक हम लोगों ने यार जिक्र किया था, ठीक मुझे भी ब्लॉक क्योंकि आता नहीं है, वो पैंक ब्लॉक था, आई एम सॉरी, वो एकदम हम डिस्कशन कर रहे थे पिछले सेशन में, तो ये जिक्र आ गया था। ठीक है। तो वो पैंक ब्लॉक एक होता है, कोई मुझे उसके बारे में इतना नहीं, आई विल शेयर इट, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्थोपेडिक के प्रोसीजर्स के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है। तो जहां पर जरूरत हो तो आप एक तो रीजनल ब्लॉक का जिक्र कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जिसके अंदर अगर एस्पिरेशन का रिस्क है, तो आपने प्रैक्टिकली आप कर दे, में कुछ नहीं होता थोड़े से केटामीन देने से, लेकिन एग्जाम के अंदर आपने उस वक्त तक नहीं बोलना जब तक एस्पिरेशन का अगर रिस्क है, तो तब आपने ये नहीं करना, वरना आप वेरी स्मॉल डोज ऑफ केटामीन आप दे सकते हैं फॉर हैंडलिंग द पेशेंट फॉर ट्रांसफर और ब्लॉक। राइट सर, तो उसको सर मैंने वैसे उसको जवाब मैं तो गलत दिया है, मतलब मैंने तो कहा हाँ लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते हैं, ये गलत नहीं है आंसर आपका, लगा सकते हैं, कोई ठीक सर, उसमें देखें, अगर आप फ्रैक्चर की साइड को ऊपर रखेंगे तो क्या यूनिलैटरल जी। होगा उस साइड पे? नहीं ना सर, नहीं ना, नहीं होगा ना, वो तो दूसरी साइड पे इफेक्ट ज्यादा आ जाएगा उसका। जी एक बात सर, तो, जी सर। दूसरी बात ये कि जब भी कोई फ्रैक्चर होता है या कभी कोई ऐसी सर्जरी होती है, तो उसके अंदर आपने उनसे सर्जन के साथ जो डिस्कशन करनी है, वो आपने ये पूछना है कि क्या आपने दूसरी साइड पे कोई चीज वहां से कोई स्किन का ग्राफ्ट या कोई बोन ग्राफ्टिंग, का जी सर। ग्राफ्ट या कोई चीज लेनी है। प्लस एक और ज़हन में रखें बात, जो कुछ सर, फीमर के फ्रैक्चर होते हैं जिसके अंदर दूसरी साइड भी जो है वो हैंगिंग होती है या दूसरी साइड भी होती है, तो पेशेंट अगर स्पाइनल में होगा, दूसरी टांग उसने हिलानी शुरू कर दी, तो वो तो सर्जरी में प्रॉब्लम होगी ना। जी सर। तो ये चंद बातें, यूनिलैटरल के एडवांटेजेस क्या होते हैं? सर एक तो लेस हाइपोटेंसिव है, मतलब दोनों से ही इसके लिए सपाइनल अगर आप ऐसे ज्यादा टेक्निकल वर्ड यूज करें, हीमोडायनेमिकली स्टेबल हेमोडायनामिक या स्टेबिलिटी, लेस सही सर। हीमोडायनेमिकल इंस्टेबिलिटी। और सर जो मतलब थ्रोम्बोसिस है या डीवीटी के चांसेस नहीं नहीं कम है नहीं सर। नहीं 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 वो तो दोनों में है ना। अच्छा, आपकी जिस साइड पे और आपने, अगर आपने उस साइड पे है तो लॉन्ग ड्यूरेशन सर, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन होगा। लॉन्ग ड्यूरेशन, जी सर, ठीक है, ये रीजन है। एक्सेप्टेड। ठीक है भाई, अपना सब लोग ख्याल रखें थैंक यू इंशाल्लाह। सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है।